वैसे भी वो उनकी बेटी प्रियंका को बहू बनाना चाहते थे। प्रियंका उन्हें काफ़ी पसंद थी, तो कहीं ना कहीं वह दोनों इस वक्त यही सोच रहे थे कि दादाजी अपनी मनपसंद बहू को अपने घर पर नहीं ला सके, इसलिए उन्होंने इस गांव की गंवार लड़की को अपने घर से निकाल दिया है। तो इसीलिए सीमा जी को तो रह रहकर यही लग रहा था कि दादाजी आलोक सिंघानिया को उनकी बेटी प्रियंका पसंद थी, तो इसीलिए वह प्रियंका की शादी अरमान के साथ ना होने पर को उन्होंने आस्था को निकाल दिया है। मुंह बनाते हुए सीमा जी अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि प्रियंका शहर में रहती थी तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश थी। भले ही उसके पास ज़्यादा सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन मनोज जी अपनी बेटी की हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। प्रियंका को पार्टी वगैरह सब चीज़ों का अच्छी तरह से शौक था, और वह अच्छी तरह से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन किया करते थी, और उसका बॉयफ्रेंड जो कि शहर के अमीरों में से एक था, तो उस पर काफ़ी पैसा लुटाया करता था। वही नानी माँ अपनी बहू की ऐसी बेरुखी अपनी बेटी के साथ देखकर काफ़ी हद तक दुखी थी, लेकिन वह उस वक्त किसी को कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि बेचारी काफ़ी बुढ़ी जो हो चली थी। आस्था जो कि पहले से ही वीक थी, लेकिन अब यहाँ आकर उसने जल्दी सबके लिए खाना बनाना शुरू कर दिया था। जल्दी ही आस्था के बने हुए खाने के खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। तब आस्था ने खाना बनाने के बाद लगाकर सबको खाने के लिए बुलाया, और सभी खाना खाने के लिए आकर बैठ गए थे, और आस्था के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर सबके चेहरे खिल उठे थे। कहीं ना कहीं सीमा जी को तो अब आराम करने का बहाना मिल चुका था, और वह आस्था की तारीफ करते हुए बोली, अरे वाह बेटी, तूने तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है। अरे मैं तो कहती हूँ, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना अब तुझे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि तूने तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है। ऐसा बोलकर सीमा जी अब आस्था के खाने की तारीफ करने के साथ साथ उसे तीनों टाइम खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपने लगी थी। तब आस्था ने थोड़ा सा सर झुकाकर जवाब दिया, ठीक है मामी जी, मैं खाना बना लूंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक हफ्ते तक ही खाना बना पाऊंगी, क्योंकि उसके बाद मेरा कॉलेज है। अब जैसे ही आस्था ने ये बताया, उसके मामी जी को उस वक्त स्पून भर का आस्था के बनाई हुई वेज बिरयानी खा रही थी। वह तुरंत खांसने लगी थी, और खांसते खांसते बेहाल हो गई। तब मनोज जी ने उनकी पीठ थपथपाई और बोले कि पानी पियो। ऐसा बोलकर उन्होंने उन्हें पानी पीने के लिए दिया था। पानी पीकर लंबी गहरी सांस लेकर आस्था की मामी बोली, लेकिन कॉलेज में मतलब, मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? कॉलेज एडमिशन क्या कह रही हो तुम? तभी आस्था बोलती है, वो हमने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है मामी जी, अब हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, प्रियंका के चेहरे पर 12 बजे बज गए थे, और साथ ही साथ मनोज जी भी हैरान थे, लेकिन नानी माँ का चेहरा यानी कि शारदा जी का चेहरा पूरी तरह से खिल उठा था, और वो आस्था को मुस्कुराते हुए देखकर बोली, अरे वाह बेटी, सच में तुमने एडमिशन ले लिया, लेकिन ये सब कैसे हुआ? तब आस्था के कोई जवाब देने से पहले ही उसकी मामी भी बोल पड़ी, इतने बड़े घर से आई हैं, तो बेचारी को खैरात के तौर पर मुझे लगता है उन्होंने उसका एडमिशन करवा दिया होगा। आखिरकार 1 महीना भर तो होने ही वाला है, एक आदमी के साथ वक्त गुजार कर आई है, तो एडमिशन करवा दिया होगा, तो इसमें इतनी भी बड़ी बात क्या है? सीमा जी ने बड़ी ही वाहियात सी बात आस्था के बारे में बोली थी। अब अपनी मामी की बात सुनकर आस्था का दिल पूरी तरह से भर आया था, और उसकी आंखों से आंसू बह गए थे। तब आस्था को रोते हुए देखकर उसकी नानी अपनी बहू को गुस्से से जवाब देते हुए बोली, ये कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम सीमा बहू? शायद तुम भूल रही हो, जिसके साथ तुम ये कह रही हो कि मेरी बेटी 1 महीना गुजार कर आई है, वह उसका पति है। पूरे समाज के सामने उसकी उससे शादी हुई है। तभी सीमा जी अपनी सास की बात सुनकर चिढ़कर बोली, माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन शायद आप भूल रही है, उस लड़के से मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, और सब दुनिया वालों की नज़रों में मेरी बेटी प्रियंका उसकी बीवी पत्नी है। तभी शारदा जी गुस्से से उसकी ओर देखकर बोली, शायद आप तुम भूल रही हो कि तेरी बेटी शादी के मंडप छोड़कर मुंह काला करके घर से भाग गई थी। अब जैसे ही दादी ने सारा सच उगल दिया, सीमा जी का गुस्सा बढ़ चुका था, और वह गुस्से से आस्था को घूरते हुए कहने लगी, इस लड़की के आते ही माँ जी आपने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, वरना पूरे महीने भर से आपकी आवाज तक सुनाई नहीं दी थी।
अब आस्था के लिए अब वहां रुके रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसीलिए वह तुरंत उठकर वहां से अपने कमरे में चली गई। उस कमरे में अब उसके नानी माँ भी उसके साथ रह रही थी। उसकी नानी माँ आस्था के इस तरह से उठकर जाने पर शारदा जी अपनी बहू की ओर देखकर बोली, अरे बहू, कम से कम कुछ तो सोच समझ कर बोला करो, मेरी बच्ची इतने दिनों के बाद आई है, आते ही तुमने उसे काम पर लगा दिया और उसे खाना तक खाने नहीं दिया और इस तरह की जहरीली बात बोल दी, क्या तुम बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है? ऐसे बोलकर शारदा जी सीमा जी को डांटना लगी थी। तब सीमा जी गुस्से से अपने अपने पति की मनोज की ओर देखकर बोली, ये तुम्हारी माँ मेरे बारे में क्या क्या बकवास कर रही है? क्या तुम यहाँ बैठे हुए सारी बातें सुनते रहोगे? क्या तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे? तब मनोज जी अपनी बीवी की बात सुनकर अपनी माँ की ओर देखकर बोले, माँ, आपको क्या जरूरत है आपको इस तरह से बात करने की, और क्या गलत कह दिया है? सीमा ने जो कहा है ठीक कहा है। ऐसा बोलकर अब मनोज यानी कि आस्था का मामा भी अपनी सीट पर से खड़ा हो गए और वहां से चले गए। तभी शारदा जी ने एक थाली में थोड़ा सा खाना रखा और अपनी प्यारी बेटी आस्था के लिए खाना लेकर जाने लगी थी। वही प्रियंका अब काफी ज्यादा गुस्से से तिलमिलाई हुई एक जगह बैठी हुई थी और सोचने लगी कि इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, इसने मेरे माँ बाप को जवाब दे दिया, हाँ, और आते ही घर में झगड़ा करवाना शुरू कर दिया। कैसे इसमें इतनी हिम्मत आ गई और इसे एडमिशन कैसे मिल गया, मुझे पता लगाना होगा। ये सोचते हुए प्रियंका जल्दी ही अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। वहीं दूसरी ओर अरमान 2 दिनों तक अब अपने फार्म हाउस में रह रहा था। 2 दिनों तक फार्म हाउस में रहकर 1 मिनट के लिए भी उसे नींद नहीं आई थी। दवाई का नशा होता था तो वह सो जाता था, वरना वह सिर्फ जागता ही रहता था और मन में ना जाने उसके दिल और दिमाग में क्या चलता रहता था। और टाइगर उसकी हर एक मोमेंट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था कि उसका किंग इस वक्त कितना ज्यादा दुखी और परेशान है। टाइगर बचपन से अरमान के साथ था, अरमान की रग रग से वाकिफ था। फिलहाल टाइगर जल्दी ही सिंघानिया मैंशन में पहुंच चुका था। वहां जाकर दादाजी से मिला। दादाजी टाइगर को अपने बेटे की तरह ही प्यार करते थे। तब दादाजी टाइगर से मिलकर खुश हुए थे। हालांकि दादाजी का चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। पूरे 2 से 3 दिनों तक किसी ने भी एक दूसरे से ढंग से बात तक नहीं की थी और सिंघानिया मैंशन का किचन तो पूरी तरह से सुना हो चुका था। अब जैसे ही टाइगर वहां आया, दादाजी उससे अच्छे से मिले। टाइगर के आने से उनके दिल का थोड़ा सा सुनापन खत्म हुआ था। जल्दी ही राजेश ने टाइगर की मनपसंद कॉफी टेबल पर उसके सामने रख दिए थी और राजेश एक तरफ खड़ा होकर मुस्कुरा कर टाइगर से पूछा, टाइगर भैया, आप इतने दिनों से कहाँ थे? आप जानते, हमने आपको बहुत मिस किया। क्योंकि टाइगर जब भी मैंशन आया करता था, वह राजेश और बाकी सभी नौकरों के साथ सभी नौकरों को गार्डन में लेकर जाया करता था। उनकी अच्छी खासी परेड लगाया करता था, तो इसीलिए सभी नौकर टाइगर को बड़ा ही याद किया करते थे। टाइगर ने राजेश को एक स्माइल दिया, फिर दादाजी की ओर देखकर बोला, दादाजी, किंग को फोन कीजिए और उन्हें अपने पास बुलाइए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किंग आपसे कितना प्यार करते हैं। आपसे दूर रहकर वह काफी ज्यादा मुरझा गए हैं। टाइगर की बात सुनकर एक पल को दादाजी का दिल दुखी हुआ था, लेकिन अगले ही पल बोले, चाहे वह दुखी हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। अगर तू इसकी हिमायत लेकर यहाँ आया है तो अभी और इसी वक्त तू भी यहाँ से चला जा, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ऐसा कहकर दादाजी गुस्से से उठ खड़े हुए थे, लेकिन तभी टाइगर ने झट से उनके पैर पकड़ लिया था और बोला, दादाजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं किंग मेरे लिए क्या है। प्लीज दादाजी, अगर आप वाकई मुझे प्यार करते हैं और अपना बेटा मानते हैं तो आपको अभी और इसी वक्त किंग को फोन करना ही होगा, और जब तक आप किंग को फोन नहीं करेंगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। टाइगर की भले ही टाइगर दादाजी से रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन उसकी बातों में रिक्वेस्ट कम ऑर्डर ज्यादा नजर आ रहा था। और कहीं ना कहीं दादाजी भी अच्छी तरह से ये बात जानते थे कि ये टाइगर अरमान के लिए कितना पागल है। वो भी समझ चुके थे कि अगर उन्होंने अरमान को कॉल नहीं किया तो टाइगर उन्हें छोड़ने वाला भी नहीं है। तो दादाजी ने एक गहरी लंबी सांस ली और बोले, ठीक है, सिर्फ तेरे लिए फोन कर रहा हूँ, लेकिन मैं
उससे कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा, समझा तू। ऐसा कहकर जल्दी ही दादाजी ने अरमान को फोन किया। दादाजी का कॉल देखकर अरमान के चेहरे पर एक थोड़ा सा भाव आया। अगले ही पल दादाजी ने फोन कान पर लगाकर अरमान को बोले, घर आ जाओ। दादाजी ने बस इतना ही कहा और कॉल काट दिया था। तब टाइगर को दादाजी पर उस वक्त गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह दादाजी पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता था, और अपना गुस्सा निकालने के लिए वह सिर्फ उन लोगों को ढूंढा करता था जिनका खून करके उसे बेहद मजा आया करता था। वेल, अब जल्दी ही टाइगर दादाजी को गले लगाता हुआ वहां से बाहर निकल गया था। वही दादाजी बेसब्री से अरमान के आने का इंतजार करने लगे थे, क्योंकि अरमान के जाने के बाद उनका दिल एक पल के लिए भी नहीं लग रहा था। इसीलिए वह तो सिर्फ कोई ना कोई बहाना ही सोच रहे थे कि वह अरमान को कैसे बुला सकें। भले ही अरमान पर उन्हें बेहद गुस्सा था, लेकिन अरमान को बचपन से उन्होंने अपने आंखों के सामने पाला था, उसे वह बेहद प्यार किया करते थे। वेल, जल्दी ही दादाजी अब अपने कमरे में चले गए थे। वही अरमान जो कि सिंघानिया मैंशन आने के लिए पूरी तरह से तैयार था। 3 दिनों के अंदर अंदर उसके जख्म काफी हद तक भर गए थे, और इसीलिए वह सिंघानिया मैंशन पहुंच चुका था। सिंघानिया विला पहुंचते ही जो पूरा हॉल हमेशा ध्रुव आहान के मस्ती से गूंजता रहता था। आस्था किचन में खाना बनाती थी। आस्था के बने हुए खाने की खुशबू पूरे हॉल में फैली रहती थी। आज ऐसा कुछ भी नहीं था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी जो अरमान को खटक रही थी। अरमान सीधा अपने कमरे में चला गया था। अपने कमरे में वह किसी को ढूंढ रहा था। इतना ही नहीं, जब उसे अपने कमरे में पूरे घर में कोई दिखाई नहीं दिया, तब अरमान का दिल अजीब सा हो गया था। उसे वक्त वह डेस्परेटली आस्था को देखना चाहता था। आस्था को वह अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। हालांकि सॉरी, माफी, थैंक यू ये शब्द उसके डिक्शनरी में नहीं थे, लेकिन आज किसी ना किसी तरह से आस्था से मिलकर उसे सॉरी कहना चाहता था। इसके लिए उसने खुद को पूरी तरह से तैयार किया था। वह पूरा घर अच्छी तरह से देख लेने के बाद जब उसे आस्था कहीं दिखाई नहीं दी, वह मायूस हो गया था। दादाजी तो अपने कमरे में थे, वह उससे मिलने के लिए नहीं आए, लेकिन दादाजी को राजेश ने ये खबर दे दी थी कि अरमान लौट आया है, लेकिन दादाजी जानबूझकर उससे मिलने के लिए नहीं गए थे। वेल, तभी आहान कॉलेज से घर आ गया था। ध्रुव ने भी अब मैंशन में आना छोड़ दिया था, तो वह अपने बंगले में था। आकाश भी अपने विला में रहने लगा था, और सुमित अरमान के मैंशन से जाने के बाद वह कुछ दिनों के लिए अपने होटल में चला गया था। वह वहां जाकर कुछ दिन अपने होटल के VIP कमरे में रहना चाहता था। वेल, सब अलग अलग हो गए थे। तब राजेश अरमान के लिए कॉफी लेकर आया। तब अरमान राजेश की ओर देखकर बोला, बाकी सब कहाँ चले गए हैं? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तब आहान ने अरमान को देखा, लेकिन बिना अरमान से बात किए वह अपने कमरे में जाने लगा था। ये बात अरमान ने महसूस कर ली थी, लेकिन उसने उस वक्त आहान को नहीं रोका। तब राजेश बोला, साहब जी, अब हम आपको क्या बताएं? जब से आस्था मैडम घर छोड़कर गई है, पूरा घर वीरान सा हो गया है। अब तो हमारा भी दिल नहीं लगता है। अब जैसे ही राजेश, जो कि एक बातूनी किस्म का नौकर था, उसने बातों ही बातों में अरमान को ये बता दिया कि आस्था घर छोड़कर चली गई है, तो अरमान चौंक गया था और आंखें फाड़कर राजेश को देखने लगा था। राजेश को अगले ही पल एहसास हो गया कि अगर वह यहाँ खड़ा रहा तो अरमान की आंखों को देखकर ही उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि उस वक्त अरमान का चेहरा एकदम डेंजरस और बड़ा ही खतरनाक हो गया था। अचानक गर्म ब्लैक कॉफी का कप जो इस वक्त अरमान के हाथों में था, उसे उसके हाथों में ही टूटकर चकनाचूर हो चुका था। अरमान को अपने हाथ पर गर्मा गर्म कॉफी का भी एहसास नहीं हुआ। वह केवल एक नजर राजेश की ओर देखता हुआ बाहर की ओर जाने लगा था। राजेश, जो कि अरमान का डेंजरस रूप देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर गया था। अचानक कि उसे अपने नीचे गिला गिला सा एहसास हुआ था, और वह गिला गिला कुछ और नहीं था, बल्कि अरमान के डर की वजह से राजेश की पेंट गीली हो चुकी थी। अब बहुत जल्दी ही अपने कमरे की ओर, सर्वेंट रूम की ओर भागा। वह नहीं चाहता था कि उसकी गिली पेंट घर का कोई और मेंबर देख ले। वही आहान, जो कि अरमान की नजरों के सामने तो अपने कमरे में गया था, लेकिन वह चुपके से ये सारा दृश्य अपनी आंखों के सामने देख चुका था, और साथ ही साथ ये भी देख चुका था कि जैसे ही राजेश ने ये बताया कि आस्था भाभी घर छोड़कर चली गई है, तब अरमान का रिएक्शन क्या था।
कहीं ना कहीं आहान के दिमाग में एक आइडिया आ चुका था और वह ध्रुव से डिस्कस करने के लिए सीधा उसके बंगले की ओर रवाना हो चुका था, क्योंकि अब एक अजीब सी खामोशी पूरे सिंघानिया मैंशन में पसर चुकी थी। किसी तरह का कोई शोरगुल नहीं था, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। आहान को ये चीजें बहुत ही ज्यादा खटक रही थी। वह भले ही अरमान से अभी नाराज था, लेकिन वह अरमान से बेहद मोहब्बत करता था, तो अरमान को इस तरह से वो नहीं देख सकता था। साथ दादाजी को भी वह सब खुश रखना चाहता था, क्योंकि भले ही दादाजी ने इस बार सेकंड हार्ट अटैक का नाटक किया था, लेकिन दादाजी को एक हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुका था। ये बात भी वो अच्छी तरह से जानता था। तो घर के माहौल को ठीक करने के लिए आहान के दिमाग में खिचड़ी पकनी शुरू हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर रश्मि हमेशा की तरह अपनी रूटीन के मुताबिक अपने हॉस्पिटल का काम खत्म करने के बाद सीधा अपने एक फ्लैट में आ गई थी। डॉक्टर रश्मि का एक BH के फ्लैट था, जो कि अस्पताल के काफी नजदीक में था। डॉक्टर रश्मि अकेली वही रहा करती थी, और वीकेंड में जब भी उन्हें समय मिलता था, तो वह पूरा दिन वीकेंड का अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ गुजारा करती थी, और उनके लिए कितने सारे गिफ्ट्स लेकर जाया करती थी। लेकिन जब से उसने सिंघानिया मैंशन में 2 से 3 दिन गुजार कर आई थी, डॉक्टर रश्मि को उस फ्लैट में काफी ज्यादा खालीपन लग रहा था। उसे रह रहकर सिंघानिया मैंशन की याद आ रही थी। स्पेशली उसे आकाश की बहुत याद आ रही थी। लेकिन मोहब्बत पर सेल्फ रिस्पेक्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी थी। इसीलिए डॉक्टर रश्मि ने अपने दिल के कोनों में आकाश की यादों को समेटकर ताला लगा दिया था। फिलहाल रश्मि आस्था के फोन आने का इंतजार करने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर रश्मि ने आस्था को अपना नंबर पेपर पर लिखकर दे दिया था। क्योंकि आस्था ने अपना फोन यूज नहीं किया था, वह भी दादाजी को वापस लौटा दिया था, और अब डॉक्टर रश्मि आस्था के फोन के आने का इंतजार करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर नानी माँ ने आस्था को अपने हाथों से खाना खिला दिया था, और आस्था नानी माँ की गोद में अपना सर रख कर लेटी हुई थी, और जो कुछ भी सिंघानिया मैंशन में हुआ था, मुस्कुराते हुए एक एक करके सारी बातें वह नानी माँ से बताने लगी थी। उसने अरमान सिंघानिया का जिक्र छोड़कर बाकी सारी बातें अपनी नानी माँ से बताना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने इस बीच अरमान का जिक्र तक नहीं किया था, क्योंकि अरमान के नाम का खौफ उसने अपने दिल में एक जगह समेटकर अपनी नानी माँ से छुपाकर रख दिया था, क्योंकि वह अपनी नानी माँ को अपनी वजह से तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। दूसरी वजह यह थी कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अरमान के खौफ का सामना कर सके, इसीलिए उसने अरमान को अपनी ही जहन में लॉक कर लिया था, और उसने बाकी आहान, ध्रुव, दादाजी, आकाश भैया, सुमित भैया सबके बारे में सारी बातें अपनी नानी माँ से बताना शुरू कर दिया था। और नानी माँ अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत खुश हो रही थी। आस्था बता रही थी, जब उसने पहली बार नाश्ता बनाया सबने हमारी कितनी तारीफ की, आपको पता है। और सब हमारे साथ कान्हा जी के मंदिर भी गए थे। आपको पता है यहाँ पर इस शहर में बहुत बड़ा कान्हा जी का मंदिर है। नानी माँ। उसके बाद आस्था ने डॉक्टर रश्मि के बारे में बताना शुरू कर दिया था, और बातों ही बातों में बोली, आपको पता है बहुत प्यारी है डॉक्टर रश्मि, और वह हमें अपनी छोटी बहन मानती है। और हाँ, हम तो भूल ही गए, उन्होंने तो हमें अपना फोन नंबर भी दिया था बात करने के लिए, बस हम अभी उन्हें फोन मिलाकर उनसे बात करते हैं। वह हमारा इंतजार कर रही होंगी, और हम आपकी भी बात कराएंगे नानी माँ। कहीं ना कहीं शारदा जी आस्था के चेहरे की खुशी अच्छी तरह से महसूस कर रही थी, लेकिन आस्था जो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी वह उसकी नानी माँ अच्छी तरह से देख पा रही थी, क्योंकि आस्था को उन्होंने अपनी सीने से लगाकर पाला था, तो उसकी हर कहानी के पीछे का रीजन को वो अच्छी तरह से जानती थी। अब जैसे ही आस्था डॉक्टर रश्मि को कॉल करने के लिए उनके पास से उठकर जाने लगी, तुरंत नानी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और अपने पास बिठाकर बोली, ठहर जा, तूने मुझे दुनिया भर की सारी बातें बता दी, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बताया जिसके नाम के सहारे तू इस घर से विदा हुई थी। अब जैसे ही इनडायरेक्ट नानी माँ ने अरमान का जिक्र किया, आस्था के पैरों में कंपकंपाहट होने लगी थी। इतना ही नहीं, उसके होंठ हल्के हल्के फड़फड़ाने लगे थे। तब नानी माँ ने आस्था का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या बात है बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ।
मैं दामाद जी की बात कर रही हूँ। तुम्हारे पति की। तुमने सबके बारे में मुझे स्टोरी बताई। सबके बारे में तूने मुझे बताया। लेकिन तूने एक बार भी अपने पति का जिक्र नहीं किया। वह तेरे साथ ठीक तो था ना, तेरे साथ अच्छे से बर्ताव तो किया करते थे ना। अब जैसे ही नानी माँ ने आस्था से ये सवाल किया, आस्था की आंखों के सामने अरमान का चांटा मारना, उसका गला दबाना, उसके ऊपर गोली चलाना, इतना ही नहीं, उसके साथ फोर्स किस और साथ साथ बाथरूम में जबरदस्ती करना, वह सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ गया था। और ना चाहते हुए भी आस्था की आंखें भीग गई थी। आस्था की भीगी आंखों को देखकर शारदा जी पूरी तरह से घबरा उठी थी और आस्था से उदासी भरी आवाज में पूछने लगी, बताना मेरी बच्ची, बात क्या है? बता, देख तू मुझे सारी बातें बताती है, और अगर तूने आज मुझे ये नहीं बताया कि दामाद जी के साथ तेरा रिश्ता कैसा था, तो देख मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। ऐसा कहकर नानी माँ अपना मुंह फुलाकर एक तरफ बैठ गई थी, लेकिन आस्था अपनी नानी माँ की बात सुनकर तड़प उठी और तुरंत अपनी नानी माँ का हाथ पकड़कर उनके हाथों को चूमते हुए बोली, आप कैसी बातें कर रही है नानी माँ, आप तो अच्छी तरह से जानती है कि हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं, और वह भी ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि वो बुरे इंसान हैं, वह भी ठीक ठाक ही है, और वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। तब नानी माँ ने आस्था की चीन ठोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा अपनी और ऊपर उठाया और आस्था की आंखों में आंखें डालकर बोली, वह अपनी फैमिली से प्यार करता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या वह तुझे से प्यार करता है या नहीं? तब आस्था अपनी आंखें चुराने लगी और अगले ही पल खुद पर थोड़ा सा काबू करते बोली, ये आप कैसी बातें कर रही है नानी माँ, आप अच्छी तरह से जानती है कि इस रिश्ते के कोई मायने नहीं थे, जबरदस्ती हमारी शादी उनसे करवाई गई थी, और उस वक्त दादाजी ने भी कहा था अंडस्को कि बहुत जल्द वह हमें इस रिश्ते से भी आज़ाद करवा देंगे, और उस वक्त आप सबकी जान बचाने के लिए हमें वह शादी करनी पड़ी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हम अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे और आप देखना हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे। ऐसा कहकर आस्था ने अपनी नानी माँ की गोद में वापस अपना सर रख दिया था। तब नानी माँ उसके सर पर हाथ फेरने लगी अंडस्को और मन ही मन में सोचने लगी, मेरी बच्ची, चाहे तू मुझे अपने बारे में कुछ ना बताएं, और चाहे कितने ही तू अपने शरीर के जख्मों को मेरी आंखों के सामने से छुपाने की कोशिश करें, मेरी आंखें बुई भले ही हो चली है, लेकिन अपनी बच्ची की आंखों का दर्द मैं अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ। मेरी बेटी ने इतनी छोटी सी उम्र में ना जाने क्या क्या फेस कर लिया है। ये सोचते हुए नानी माँ का दिल भर आया था। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया अपने मैंशन से बाहर निकलकर सीधा गार्डन में जा पहुंचा था। इस वक्त उसके पूरे शरीर में बेचैनी हो रही थी और वह आस्था को अपने आसपास देखना चाहता था, लेकिन डायरेक्ट वह ये बात किसी को कभी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी, उसका ऑरा उसे इस बात की इजाजत नहीं देता था कि वह सबसे चीख कर कह सकें कि उसे आस्था अपने आसपास चाहिए। क्योंकि जब से उसने आस्था के होठों को चुम्मा था, तब से उसे आस्था की एक अलग सी तलब सी लग गई थी। अब अरमान खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये प्यार था या फिर कुछ और। अरमान का गला पूरी तरह से सूख रहा था। वह डेस्परेटली आस्था के खूबसूरत होठों को चूमना चाहता था और उसकी बेचैनी उसके शरीर में साफ दिखाई दे रही थी। इस चक्कर में अरमान ने अपने हाथों के ही नाखून अपने हथेलियां में बुरी तरह से चुभा लिए थे। वह अपने अंदर की उठती तड़प को शांत करना चाहता था, लेकिन उसे किसी भी तरह से सुकून नहीं मिल रहा था, और उसे रहकर इस बात से चिढ़ हो रही थी कि क्यों उस आफत लड़की की उसे इतनी याद आ रही है, क्यों उसका दूर जाना उसे बेचैन कर गया है। ये कैसी तड़प उसके दिलो दिमाग में है जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। वही टाइगर जो कि अरमान के साथ ही सिंघानिया मैंशन आया था, वह उसे दूर से ही देख रहा था और अरमान के शरीर इस तरह की बेचैनी महसूस कर पा रहा था, और उसे बड़ा ही अजीब भी लग रहा था, क्योंकि आज तक उसके किंग ने कभी ऐसा बिहेवियर कभी नहीं किया था। लेकिन आज तो उसके किंग की पर्सनैलिटी, उनका बिहेवियर कुछ और ही कह रहा था, और घर में भी कोई अरमान से बात नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं टाइगर ये सोचने पर मजबूर हो रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से बॉस इतना ज्यादा बेचैन है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसके बारे में पूछे तो किससे पूछे।
इसीलिए उसने आकाश से बात करने का फैसला कर लिया था। आकाश, जो कि अपने विला में अकेला अंधेरे कमरे में पड़ा हुआ था। हालांकि आकाश को सबके साथ सिंघानिया मैंशन में समय बिताना अच्छा लगा करता था, लेकिन जब से आस्था गई थी, सिंघानिया मैंशन पूरी तरह से उजड़ चुका था, सभी अलग अलग हो गए थे। आकाश इस वक्त अपने विला में था और पिछले कुछ दिनों से और आस्था के जाने पर सिंघानिया मैंशन किस तरह से खुशियों के पल गुजारा थे, उसे याद करने लगा था। साथ ही साथ आकाश को रश्मि की बेहद याद आ रही थी। रश्मि को उसने जिस तरह से अस्पताल में किस किया था, यह उसकी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। तभी अचानक आकाश का फोन बजने लगा। वह फोन किसी और का नहीं बल्कि देव का था। देव ने जल्दी ही आकाश को मारिया और डेविड की इंफॉर्मेशन दे दी थी कि डेविड को यहाँ किसी और ने नहीं बल्कि वीर रायचंद की मां वसुंधरा रायचंद ने बुलाया है। वह भी हमारे बॉस अरमान की सुपारी देने के लिए और अरमान पर गोली चलाने के लिए। अब जैसे ही आकाश ने ये सुना, उसके चेहरे की नसें तन गई। वह समझ चुका था कि अगर डेविड यहाँ आया है तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बात जरूर है। लेकिन वसुंधरा रायचंद इतना घटिया गेम खेलेगी, इसके बारे में आकाश ने नहीं सोचा था। तभी आकाश ने देव से बोला, अरमान की सिक्योरिटी डबल कर दो और साथ ही साथ टाइगर को अलर्ट कर दो। वैसे भी अरमान की सिक्योरिटी में भले ही 25, 30 या 40 बॉडीगार्ड हों, लेकिन उन सब बॉडीगार्ड्स में से एक अगर कोई बेस्ट था, वो सिर्फ टाइगर ही था। टाइगर अरमान का वह हथियार था जो कि किसी मिसाइल या बम से कम नहीं था। वह अकेला ही काफी था अरमान के दुश्मनों से लड़ने के लिए। आकाश ने जल्दी ही फोन रख दिया था और सोचने लगा कि उसे इस बारे में अरमान से बात करनी होगी। इसीलिए वह ना चाहते हुए भी सिंघानिया मैंशन की ओर जाने लगा था। इस बीच उसका फोन साइलेंट पर हो गया था, जिसका आकाश को पता नहीं चला था। और टाइगर का फोन वह अटेंड नहीं कर पाया था। वही टाइगर झुंझला उठा था कि आखिरकार आकाश भाई उसका फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि आकाश से फोन करके अरमान के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहता था कि आखिरकार उसके बॉस के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है जब वह स्विट्जरलैंड गया था। लेकिन फिलहाल तो आकाश ऑलरेडी मेंशन में ही आ रहा था। वही आहान और ध्रुव जल्दी ही एक साथ होटल में बैठे हुए थे। वह कहीं और नहीं बल्कि सुमित के ही एक होटल में बैठे हुए थे। सुमित उस वक्त अपने वीआईपी रूम अपने होटल में ही था। आहान और ध्रुव ने उसे अपने वहां आने का खबर नहीं दी थी। वही आहान ध्रुव की ओर देखकर बोला था, यार सच बताऊं तो अब मेंशन जाने का दिल नहीं करता है। पता नहीं ये सब क्या हो गया है। आस्था भाभी कुछ दिनों के लिए हमारी जिंदगी में खुशियां भर के चली गई, लेकिन उनके जाने के बाद सबके दिल पूरी तरह से उदास हो गया। और ध्रुव, मैं तुझे एक बात बताऊं, आज जब राजेश ने अरमान भाई को ये बताया कि आस्था भाभी घर छोड़कर चली गई है, तो उनका रिएक्शन बड़ा ही अजीब था। कहीं ना कहीं तुम मेरी बात मान या ना मान, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि जरूर अरमान भाई के दिल में भाभी के लिए फीलिंग्स है। अगर हम इन फीलिंग्स को हवा दे तो हो सकता है कि भाभी हमेशा के लिए घर लौट आए और हमारे घर में एक बार फिर खुशियां आ जाए। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, ध्रुव की भी आंखों में चमक आ गई थी और वह बोला, शायद तू ठीक कह रहा है, मुझे भी यही लगता है। फीलिंग्स तो है अरमान भाई के दिल में, क्योंकि तूने देखा नहीं, जब मैंने आस्था भाभी का हाथ पकड़ा था तब देखा था ना अरमान भाई किस तरह से सुलगती हुई आंखों से हमें देख रहे थे, मानो कि आंखों ही आंखों से हमारा मर्डर कर देंगे। तब आहान ने जल्दी ही ध्रुव के कानों में कुछ बताना शुरू कर दिया और ध्रुव जैसे जैसे आहान की बातें सुन रहा था, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और उसने आहान के सर को पकड़कर उसके माथे को चूम लिया था और बोला, जिस तरह से कल तू बहकी बहकी सी बातें कर रहा था, तो खाने पीने की बातें कर रहा था, मुझे तो लगा था कि तेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ भूसा ही भरा हुआ है, लेकिन तेरे दिमाग में आइडिया भी आ सकते हैं। ये तो मुझे आज पहली बार पता चला। ये बोलते हुए ध्रुव मुस्कुरा दिया था और जल्दी ही दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उन दोनों को हंसते हुए देखकर दो आंखें बड़ी ही सुकून भरी नजरों से देख रही थी। वह दो आंखें किसी और की नहीं बल्कि सुमित की थी। सुमित, जो कि उसे वक्त अपने कमरे में आराम कर रहा था। जल्दी उसके पास एक फोन आया। वह फोन किसी और का नहीं बल्कि उसी के होटल के मैनेजर का था।
सुमित ने ये बात बहुत पहले ही अपने मैनेजर और अपने होटल के स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे रखी थे कि जब भी उसका कोई भी दोस्त या भाई वहां आए तो वह उसे उसके बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि सुमित उनके सबके लिए अच्छी तरह से इंतजाम ट्रीट करवाया करता था, उन्हें बहुत ही ज्यादा स्पेशल फील करवाया करता था। तो आज जैसे ही सुमित को ये पता चला कि ध्रुव और आहान उसके होटल में आए हैं, तो वह उन्हें देखने के लिए वहां आया था, और दोनों को हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ देखकर सुमित भी मुस्कुरा दिया, वरना सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ अंधेरे से में डूब गए थे। वेल, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन लोगों को रश्मि की मदद की जरूरत थी, तो इसीलिए ध्रुव और आहान जल्दी ही दोनों रश्मि से मिलने के लिए रवाना हो चुके थे। वहीं अगली सुबह आस्था जैसे ही सोकर उठी, उसे सबसे पहले रश्मि का ख्याल आया कि वह रश्मि से एक बात कर लें, लेकिन उसे कोई भी फोन घर में दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसीलिए वह अपने मामा से मिलने के लिए उनके कमरे की ओर जाने लगी थी, ताकि उनका फोन लेकर वह डॉक्टर रश्मि से बात कर सके। लेकिन जैसी वह कमरे में गई, उसे अंदर से उसके मामा मामी के झगड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसके मामा उसकी मामी से कह रहा थे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, उसे आए अभी की सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन हुआ है, और तुम चाहती हो कि मैं उससे बोलूं कि वह नानी माँ को लेकर गांव में चली जाए। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, तुम पागल हो गई हो। तब सीमा जी गुस्से से चिल्लाकर बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं उसे लड़की को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, और अपने देखा उसने कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया है। अरे मैं तो कहती हूँ, कौन इसके आगे तक की फीस भरेगा? भले ही उन अमीर लोगों ने उसका कॉलेज में एडमिशन करवा दिया हो, लेकिन आगे की फीस कौन भरेगा? इसके बारे में सोचा है? हम अपनी बेटी की फीस भरेंगे कि इस लड़की की भी फीस भरेंगे? ऐसा कहकर सीमा जी मनोज को सुनाने लगी थी। वही आस्था का दिल कतरे कतरे हो गया था अपने मामा मामी की इस तरह की बातें सुनकर। तभी शारदा ने, यानी उसकी नानी माँ ने, आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, यह सारा ड्रामा इनका सुबह 5 बजे से चल रहा है। तू तो जानती है कि मुझे सुबह कितना जल्दी उठने की आदत है, और जब मैं उठी तभी से दोनों का झगड़ा चालू था। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, और हमें किसी के सहारे की, किसी के हमें एहसानों की कोई जरूरत नहीं है। तभी नानी माँ ने आस्था का हाथ पकड़ा और मनोज जी और साथ सीमा का दरवाजा खटखटा दिया। अब सीमा मनोज जी किसी के दरवाजे के पर आने पर दोनों ही चुपचाप खड़े हो गए थे, और जैसे ही मनोज ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को देखा, उसने अपना सर झुका लिया था। तब शारदा जी उन दोनों की ओर देखकर बोली, देखो बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, लेकिन मैं तुम दोनों की जानकारी के लिए बता दूं, मेरी गोरी ना तो कल किसी पर बोझ थी और ना आज किसी पर बोझ है। नानी माँ आस्था को प्यार और मोहब्बत से गोरी का कर बुलाया करती थी। वेल, तभी मनोज हड़बड़ाते हुए बोले, नहीं माँ, आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सीमा को यही समझ रहा था कि अभी कुछ दिन और आस्था यहाँ रहेगी, उसके बाद तो आप दोनों गांव जा सकती है ना कहीं मनोज जी ये बात कहने में थोड़ा सा झिझक रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कहीं उनकी माँ ये बात ना कह दें कि आस्था को पहले तो उन्होंने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर लिया, और अपनी बेटी के भाग जाने पर आस्था को बलि का बकरा बनाकर उसकी शादी अरमान से जबरन करवा दी, और अब उन्हें 2 ही दिनों में आस्था बोझ लगने लगी है। तब नानी माँ अपने बेटे की और देखकर बोली, मैंने तुझे पैदा किया है, 9 महीने अपनी कोख में पाला है, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ कि तू कब और क्या चाहता है। और रही बात तेरी बीवी की, तेरी बीवी तो पराये पेट की है, फिर भी मैं उसके तेवर अच्छी तरह से जानती हूँ, समझा तू? और रही बात मेरी गोरी की, मैं अपनी गोरी के साथ हूँ, मैं अपनी गोरी का ख्याल रख सकती हूँ, और मेरी गोरी मेरा ख्याल रख सकती है। और एक और बात कान खोल कर सुन ले मनोज, मैंने अपनी गोरी को अकेले इतना बड़ा किया है, और मैं इसका आगे भी ख्याल रख सकती हूँ, समझा तू? हमें तेरे साथ की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्द हम यहाँ से गांव चले जाएंगे। एक बार मेरी गोरी अपने कॉलेज में जाकर एडमिशन वगैरह अपना चेक कर ले, उसके बाद हम अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे।
जब तक मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 दिन तक तुझे तेरी माँ भारी नहीं लगेगी, ऐसे कहकर शारदा जी ने तुरंत गौरी का यानी आस्था का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने कमरे में आ गई। वहीं सीमा जी का चेहरा खिल उठा, क्योंकि भले ही उसके सासू माँ नाराज है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए तो बस खुशी की बात यही थी कि आस्था फाइनली यहाँ से जा रही थी। दादी माँ ने खुद उसके मुंह पर आकर बोल दिया था कि 3 दिनों तक के बाद वह यहाँ से चले जाएंगे। वहीं आस्था अपनी नानी माँ का साथ पाकर उनके गले लगाकर सिसक कर रो पड़ी थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके मामा मामी अब इस तरह का बर्ताव करेंगे। उसने तो सोचा था कि उसे देखकर सब खुश हो जाएंगे और राजी खुशी वह अब एक साथ रहेंगे और प्रियंका के साथ वह कॉलेज ज्वाइन करेंगी। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा ही हो गया था। अब डॉक्टर रश्मि से बात करने का ख्याल भी उसने छोड़ दिया था और वह सोचने लगी कि 3 दिनों के बाद कॉलेज ज्वाइन करके वह अच्छी तरह से सारी चीज देख लेगी। कैसे कब किया जाए, कि कब कब कॉलेज जाना है, और उसके बाद हो सकेगा तो वो कोई किराए का कमरा लेकर यहाँ रह लेगी, वरना गांव चली जाएगी और उसके लिए उसे किसी पार्ट टाइम नौकरी की भी जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं आस्था अपने जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ आगे का सोचने लगे थी। वहीं दूसरी ओर आकाश जल्दी ही सिंघानिया मैंशन पहुंच चुका था और उसका सामना सबसे पहले टाइगर से ही हुआ। टाइगर तुरंत आकाश के गले लग गया और उससे अलग होते हुए बोला, अंडरस्को आकाश भैया, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं आपको कब से फोन कर रहा हूं। टाइगर की बात सुनकर आकाश का ख्याल अपने फोन की ओर गया और बोला, सॉरी टाइगर, मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे अरमान इस वक्त कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। तब टाइगर बोला, मैं किंग के बारे में ही आपसे बात करना चाहता था। आकाश भाई, क्या हुआ है? किंग इतना बेचैन क्यों है? वह अभी इस वक्त गार्डन में है। उनके शरीर में आज अलग तरह की बेचैनी है। इस बेचैनी को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी आकाश ने एक नज़र टाइगर की ओर देखा और अगले ही पल बोला, मैं तुमसे बाद में आकर बात करता हूँ। ऐसे कहकर वह जल्दी ही अरमान के सामने जाकर खड़ा हो गया था। वही अरमान जो कि उस वक्त गार्डन में ही बैठा हुआ था, आकाश को अपने सामने देखकर पूछा, क्या बात है आकाश, बोलो। तब आकाश ने अरमान के कंधे पर हाथ रखा, फिक्र भरी आवाज बोला, मैं जानता हूँ कि आस्था के जाने पर तू बहुत परेशान है। अब आकाश ने जैसे ही यह कहा, अरमान ने तुरंत उसका हाथ झटका दिया और उससे बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम आकाश? भला उस आफत लड़की के जाने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा? वह जाती है तो जाए, वैसे भी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यह बात को जुबान से बोल रहा था, लेकिन उसका दिल तो कुछ और ही कह रहा था। तभी अरमान बोला, तुम यहाँ मुझसे ये बात करने के लिए तो नहीं आए हो, बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? यहाँ किस लिए आना हुआ? तब आकाश में अरमान को सारी डिटेल्स दिखाते हुए कहा, डेविड और मारिया यहाँ बेंगलुरु में आ चुके हैं और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वसुंधरा रायचंद ने तुम्हारी सुपारी डेविड को दी है। अब जैसे ही अरमान ने ये सुना, उसकी आंखें अचानक से ही खूंखार हो गई थी। वही टाइगर तुरंत वहां आकर खड़ा हो गया था। उसने भी ये बात सुन ली थी कि अरमान की सुपारी डेविड को दी गई है। तब वह वहां आकर बड़े ही सनकी से स्वर में बोला, कौन है ये डेविड? मैं मिलना चाहूंगा इससे कि जो मेरे किंग की जान लेना चाहता है, उसे तो मैं अब अपने हाथों से ही मारूंगा। ये कहते हुए टाइगर एक अलग ही दुनिया का प्राणी लग रहा था। वही अरमान एक गहरी सोच में डूब गया था और सीधा अपने कमरे में आ गया था। कमरे में आकर जल्दी ही वह एक फोटो की ओर देखने लगा था और नफरत से एक गमला उठाकर उसने उसे फोटो पर दे मारा था और उस फोटो का सारा कांच पूरे कमरे में फैल चुका था। लेकिन अरमान का चेहरा ऐसा का ऐसा ही सख्त था। वह वहीं दूसरी ओर, अब क्योंकि सीमा जी को यह बात पता चल चुकी थी कि अब आस्था यहाँ केवल 3 दिनों तक ही रहने वाली है, तो उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी आस्था को दे दी थी। वह 3 दिनों में जितना हो सकता था उतना कम आस्था से निकलवाना चाहती थी और अब जल्दी ही आस्था ने सबके लिए अच्छे से ब्रेकफास्ट बना दिया था। उसे भी लगा कि 3 दिनों की तो ही बात है, 3 दिनों तक में फिर कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ कर ही लेगी। तो ये सोचते हुए आस्था ने खुशी खुशी सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया और सभी अभी ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी उनके घर की बेल बजी थी। अब इस वक्त अचानक कौन आ गया, इसके बारे में किसी को कोई एहसास नहीं था।
प्रियंका ने बेदिली से आस्था की और देखकर कहा, जाओ जाकर दरवाजा खोलो। तभी मनोज जी बोले, अरे रहने दो, तुम बैठो, नाश्ता करो बेटा, हम दरवाजा खोल देते हैं। और वैसे भी हमें ऑफिस जाना है, हमें लेट हो रहा है। दरवाजा खोलकर हम ऑफिस चले जाएंगे। जरूर वह अखबार वाला होगा, वह अपने महीने का बकाया लेने के लिए आया होगा। ऐसा कहकर मनोज जी उठ खड़े हुए थे। कहीं ना कहीं 3 दिनों में वह आस्था और अपनी मां के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वक्त आने पर वह एक बार फिर उन लोगों का फायदा उठा सके। अब जल्दी ही मनोज जी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि बेहद हैंडसम से 2 लड़के वहां खड़े हुए थे और उनके बीच साथ में एक बड़ी ही प्यारी खूबसूरत सी लड़की थी। जी हाँ, वह दोनों लड़के और वह खूबसूरत सी लड़की कोई और नहीं बल्कि आहान और ध्रुव थे। और साथ डॉक्टर रश्मि वहां मौजूद थी। अब जैसे ही मनोज जी ने उन लोगों को वहां देखा, वह हैरान हो गए, क्योंकि उनके कपड़े, उनका स्टाइल, उनके सूट बूट देखकर वह समझ चुके थे कि यह कोई आम आदमी तो नहीं है। तो मनोज जी थोड़ा सा संभल कर बोले, जी सर बताइए आप कौन हैं और यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, किससे मिलना है आपको। मनोज जी बड़े ही शराफत से बात कर रहे थे। हालांकि ध्रुव और आहान शादी में भी आए थे, लेकिन उसे वक्त इतने ज्यादा बड़े बड़े लोग उसे शादी में आए हुए थे कि मनोज जी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन ध्रुव और आहान ने मनोज जी को देखते ही पहचान लिया था और बोले, मामा जी, मामा जी, मामा जी। ऐसा कहकर ध्रुव ने मनोज को गले से लगा लिया था और साथ ही साथ आहान भी उसके गले से लग गया था और बोला, अरे हम हैं, हम यहाँ भाभी से मिलने के लिए आए हैं। मतलब कि हम आस्था भाभी से मिलने के लिए आए हैं। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, मनोज जी पूरी तरह से हैरान हो चुके थे, क्योंकि जिस कंपनी में वह काम करते थे उनके बारे में मालिकों में से ही कुछ मलिक वहां आते जाते रहते थे। यानी कि ध्रुव और आहान भी मालिक जैसे ही थे। अब मनोज जी ने तुरंत अपने रंग बदलते हुए बोले, जी बेटा बेटा प्लीज अंदर आइए। सर प्लीज सर आप। तब आहान उन्हें रोकते हुए बोला, नहीं नहीं, आप हमें सर मत बुलाए, प्लीज हम तो सिर्फ यहाँ भाभी से मिलने आए। ऐसा बोलकर वह लोग अंदर आ गए थे। आस्था, जो कि उस वक्त काफी ज्यादा मुरझाई हुई थी, उसे अपने कानों में मनोज जी की आवाज आई। मनोज जी बोले, आस्था बिटिया। मनोज जी की आवाज में इस वक्त शहद घुला हुआ था। बड़ी ही मीठी आवाज में मनोज जी बोले, आस्था बिटिया देखो, आपसे मिलने के लिए कौन आया है, मेरा बच्चा देखो। अब जैसे ही आस्था ने मनोज जी की शहद में डूबी हुई आवाज सुनी, वह कंफ्यूज हो गई और अगले ही पल वो भी उस ओर देखने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर रश्मि, ध्रुव और आहान पर पड़ी तो आस्था का चेहरा पूरी तरह से खिल उठा था। जल्दी से दौड़कर उसने रश्मि को गले से लगा लिया था। रश्मि भी आस्था को पाकर खुश हो गई थी और बोलने लगी, तुमने मुझे कहा था कि मुझे फोन करोगी, मैं तुम्हारे फोन का पिछले 2 दिनों से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुमने मुझे अभी तक फोन नहीं किया। ऐसा बोलकर रश्मि आस्था से शिकायत करने लगे थी। लेकिन उन लोगों को देखकर आस्था की आंखें थोड़ी सी भीग गई थी और उसे आहान और ध्रुव दोनों से भी साइड हक किया था। आस्था उन दोनों से भी मिली और चहकते हुए पूछने लगी, ध्रुव जी, आहान जी, रश्मि दीदी, आप लोग यहाँ। हम तो पूरी तरह से सरप्राइज हो गए, हम तो बहुत खुश हैं। आप लोगों को यहाँ देखकर ये खुशी आस्था की आंखों से भी बरस रही थी। कहीं ना कहीं ध्रुव आहान भी आस्था को देखकर बहुत खुश थे। तभी नानी माँ वहां आई, आस्था के पास जाकर खड़ी होकर बोली, अरे बेटा कौन है ये सब लोग। वहीं प्रियंका, जो कि ध्रुव और आहान को देख रही थी, कहीं ना कहीं उन पर ही उसकी नजरें जाकर ठहर गई थी कि दोनों एक से बढ़कर एक स्मार्ट से हैंडसम लग रहे थे। वहीं ध्रुव और आहान ने भी प्रियंका को देख लिया था। प्रियंका को उस वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ उन्हीं की कैद में थी, तो दोनों ही प्रियंका को देखकर हल्का हल्का खांस रहे थे, क्योंकि उस वक्त प्रियंका एक तरफ एकदम भीगी बिल्ली बनी हुई थी। तभी प्रियंका वहां आई और आस्था को टारगेट करके बोली, अरे आस्था, तुम्हें शहर में आए हुए जुम्मा 4 दिन नहीं हुए हैं और तुमने लड़कों को भी दोस्त बना लिया है। अरे वाह, मानना पड़ेगा, तू तो बड़ी फास्ट निकली। ऐसा कहकर प्रियंका आस्था की टांग खींचने लगी थी। वही सीमा जी कड़वाहट भरी आवाज ताने मारते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे ससुराल वालों को इस बात का पता चल गया था कि तूने लड़कों दोस्त बना लिया है, इसलिए सिंघानिया साहब ने तुझे घर से निकाल दिया है।
वहीं मनोज जी अपनी आंखें दिखाकर सीमा जी को शांत रहने के लिए इशारे करने लगे थे, क्योंकि वह तो समझ चुके थे कि जो लोग आस्था से मिलने आए हैं वह सिंघानिया मैंशन से ही आए हैं, लेकिन ये बात अपनी बेवकूफ पत्नी को बता नहीं पाए थे। तो इसीलिए उस वक्त सीमा और प्रियंका दोनों ही अपना जहर उगल रही थी। वही नानी माँ आस्था के कंधे पर हाथ रख सवाल करते हुए ध्रुव और आहान को देखकर बोली, तुमने बताया नहीं गौरी ये सब कौन है? बेटा, अब आस्था की नानी माँ ने जैसे ही उसे गौरी बोला, रश्मि हैरान होकर पूछने लगी, आस्था तुम्हारा नाम गौरी भी है? वह कितना प्यारा नाम है गौरी। और तभी ध्रुव और आहान भी रश्मि का साथ देते हुए बोले, वाह भाभी ये तो बहुत प्यारा नाम है। उन्होंने जैसे ही भाभी बोला सबका मुंह हैरानी से खुल का खुला रह गया था। थोड़ी देर पहले जो सीमा आस्था को भला बुरा कह अंडरस्कोर रही थी, आहान और ध्रुव को लेकर वह तुरंत अपनी लैंग्वेज बदलने लगी थी। बनावटी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोली, आस्था बिटिया तुमने बताया क्यों नहीं? हाँ अरे बेटा आओ ना, आओ प्लीज, नाश्ता करो, आ जाओ। फटाफट से वही ध्रुव और आहान को, प्रियंका और उसकी माँ को दोनों को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। हालांकि उनकी फालतू की बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन तभी रश्मि ने तुरंत दौड़कर नानी जी को गले से लगा लिया, उनसे अलग होते होकर चहकते हुए बोली, नानी माँ आप नहीं जानती, आपकी आस्था और सॉरी आपकी गौरी ने हमें आपके इतने सारे किस्से सुनाए हैं कि हम आपको क्या बताएं। और आप जानते हैं वह आपका वह झाड़ू मारने वाला किस्सा ना, सच में नानी माँ वह सुनकर तो मजा ही आ गया, ऐसा बोलकर रश्मि हंस पड़ी थी। वही आस्था भी रश्मि की बातें सुनकर मुस्कुरा दी। नानी माँ ने जल्दी ही रश्मि के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बच्चा तू जरूर रश्मि होगी और ये दोनों आहान और ध्रुव होंगे। अब जैसे ही नानी माँ ने उन लोगों का नाम लिया वह उन्होंने भी तुरंत नानी माँ के पैर छुए और नानी माँ ने उन्हें भी गले से लगा लिया था। तब ध्रुव और अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोला, लेकिन नानी माँ आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? क्या आप भी मैगजीन पढ़ती हो? क्या आपने वहां हमारी फोटोज देखी है? कहीं ना कहीं ये कहते हुए ध्रुव आहान की ओर आंख मारने लगा था। नानी माँ अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, मैं इस उम्र में भला मैगजीन क्या पढ़ूंगी, वह तो ये है ना मेरी मैगजीन। उन्होंने आस्था की ओर इशारा करके कहा, ये मेरी रिपोर्ट, यह मुझे जब से आई है 2 दिनों से। आहान जी, ध्रुव जी, रश्मि दीदी, आप लोगों के बारे में बातें कर करके इसने मेरे सर में दर्द कर दिया है। ये सब बोलकर नानी माँ थोड़ा सा मुस्कुराई थी। तभी आस्था रश्मि का साथ पाकर बहुत ही खुश होकर और बोली, रश्मि दीदी हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप हमसे मिलने के लिए आई है। तभी आहान की नजरें टेबल पर रखे हुए पनीर के पराठे, साथ ही साथ वेज बिरयानी, और इतना ही नहीं, आस्था ने जो आज कचौरी और आलू की सब्जी बनाई थी उन सब पर उसकी नजर जा रही थी और नाक में खाने की खुशबू जाने लगी और वह अपने पेट पर हाथ फेरने लगा। वही ध्रुव ने जैसे आहान को इस तरह से अपने पेट पर हाथ फेरते हुए देखा, उसने तुरंत उसे कोहनी मारी दी और चिढ़ते हुए बोला, बिहेव योरसेल्फ, तू ललचाई नजरों से खाने की तरफ क्यों देख रहा है? लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे? इतना बड़ा करोड़पति और खाने के लिए मरा जा रहा है। लेकिन आस्था ने उन दोनों की नजरों का पीछा कर लिया था और मुस्कुराते हुए बोली, ओहो हम भी कितने बुद्धू हैं, हम यहाँ खड़े खड़े आप लोगों से बातें कर रहे हैं, प्लीज आप लोग आइए पहले नाश्ता कर लीजिए। ऐसा बोलकर आस्था ध्रुव और रश्मि को नाश्ते की टेबल तक ले आई थी और आहान तो यही सोच रहा कि कब आस्था उसे नाश्ते के लिए इनवाइट करें। जल्दी ही वो फटाफट से बैठ गया और उसने जो खाना शुरू किया और इतनी जल्दी खा रहा था कि किसी को कुछ खाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वही ध्रुव आंखें निकालकर आहान की ओर देख रहा था और वह इरिटेट होकर सोच रहा था कि इस गधे को अपने साथ लाकर उसने अपनी कितनी बड़ी बेइज्जती करवा ली है। ये लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में? लेकिन आहान को तो उस वक्त किसी की कोई परवाह नहीं थी। वह तो बस उस वक्त बस आस्था के हाथ के बने हुए खाने का स्वाद लेना चाहता था और फटाफट से जितना हो सकता था उससे कहीं ज्यादा उसने खा लिया था। इतना ही नहीं, उसका पेट ऊपर तक भर आया था और तब जाकर उसने खाना बंद किया और खाना खाने के बाद उसने अपनी नजरें उठाकर बारी बारी से कंफ्यूजन से सबको देखना शुरू कर दिया। सब एक लाइन से खड़े हुए, आस्था के मामा मामी, उसकी
नानी साथ प्रियंका, रश्मि और ध्रुव मुंह खोले आहान को देख रहे थे। आहान ने जैसे ही खाना शुरू किया उसने एक बार भी किसी और की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखा था। उसने तो लगातार इतना खाया कि किसी और को कुछ खाने का मौका ही नहीं मिला। अब आहान को देखकर आस्था खुद को रोक नहीं पाए और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी नानी माँ ने मुस्कुराते हुए आहान के सर पर हाथ रखा और उससे बोली, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। तुमने अच्छा किया, खाने की चीजें होती है खाने के लिए। आप सब लोग कैसे देख रहे हो, मेरे बच्चे को नजर लगाओगे क्या? अब नानी माँ ने जैसे ही बड़े ही प्यार से आहान को थोड़ा सा शय दिया। अब आहान झुटमुट का इमोशनल हो गया। उसने नानी माँ को गले से लगा लिया और बोला, नानी यू आर सो स्वीट। ऐसा बोलकर आहान ने नानी माँ के गालों पर एक किस कर दिया था और नानी माँ थोड़ा सा शर्मा गई थी। नानी माँ को इस तरह से शर्माते हुए देखकर आहान और ध्रुव को काफी मजा आ रहा था और आहान बोला, सच में नानी माँ आप कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट है। काश मैं आपके जमाने में आपको मिला होता तो मैं बस आपसे ही शादी कर लेता। ऐसा कहकर उसने नानी माँ को गले से लगा लिया था। वही नानी माँ भी आहान की बचकानी बातें सुनकर मुस्कुराए जा रही थी और उनके गाल हल्के हल्के लाल हो गए और फिर वो शर्माते हुए बोली, चुप करो बेशर्मों, क्या तुम अपनी नानी माँ को मक्खन लगा रहे हो? हाँ। तभी मनोज जी अपने हाथों को मसलते हुए बोले, अच्छा बेटा आप लोग यहाँ मेरा मतलब किस लिए आए हैं? आप लोगों ने बताया नहीं। मनोज जी अपनी बत्ती सी बार बार दिखा रहे थे, हालांकि उनके हंसने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तब रश्मि हिचकिचाते हुए बोली, वह अंकल एक्चुअली हम आस्था को इनवाइट करने के लिए आए हैं। वह आज रात ध्रुव की बर्थडे पार्टी है, बस उसी के लिए हम आप लोगों को इनवाइट करने के लिए आए थे। अब जैसे ही रश्मि ने ये कहा सब लोग हैरान हो गए। वही सीमा जी और प्रियंका का चेहरा खिल उठा था, क्योंकि वह तो पहले से ही किसी अमीर घर पार्टी में जाना चाहती थी। इस तरह से पार्टी का इनविटेशन आने पर वह बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोली, अच्छा ठीक है बेटा, पार्टी है तो हम लोग जरूर आएंगे। ऐसा बोलकर सीमा जी मनोज जी को कोहनी मारते हुए पार्टी में चलने के लिए कहने लगी थी। लेकिन तभी आस्था मायूस होकर बोली, लेकिन रश्मि दीदी हम पार्टी में कैसे आ सकते हैं? और फिर हम तो अब वहां से आ गए हैं ना, दोबारा उस घर में कैसे जा सकते हैं? तब ध्रुव तुरंत आस्था के पास आ गया और उससे बोला, भाभी प्लीज अगर आप मेरी पार्टी में नहीं आएंगे तो मैं बर्थडे पार्टी नहीं करूंगा। और हाँ, एक और बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पार्टी सिंघानिया मेंशन में नहीं होगी बल्कि कहीं और होगी और वह आपके लिए सरप्राइज है। जानबूझकर ध्रुव और आहान ने जानबूझकर रश्मि के सामने ये जिक्र नहीं किया था कि ये पार्टी कहीं और नहीं बल्कि आकाश मल्होत्रा के विला में होने वाली थी। उसके बारे में अभी तक आकाश तक को नहीं पता था, लेकिन पार्टी तो अब वह लोग वही करने वाले थे। और अब क्योंकि आज रात को पार्टी वही करने वाले थे, इसलिए तो सुबह सुबह ही वह होटल से निकलकर सबसे पहले वह रश्मि के पास गए थे, ये कन्वेंस करने के लिए कि वह आस्था भाभी के पास चले और उन्हें पार्टी के लिए इनविटेशन दे। आहान ने बड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, बट रश्मि दीदी क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती है? प्लीज आप लोग हमारे साथ चलिए ना और आस्था भाभी को इनविटेशन देकर आते हैं। देखिए जब से भाभी गई है कैसे सब उदास हो गए हैं, तो इसीलिए हम सब चाहते हैं कि पार्टी के बहाने से सब आस्था भाभी से मिल लेंगे और दादाजी तो बहुत खुश हो जाएंगे। और अब रश्मि उन दोनों की बात टाल नहीं पाई थी, तो इसीलिए वह भी अब सीधा उनके साथ आस्था के घर पर आ गई थी। एड्रेस उन्होंने उस ड्राइवर से ले लिया था जिस ड्राइवर ने आस्था को ड्रॉप किया था। अभी रश्मि को भी ये नहीं पता था कि ये दोनों खुराफाती लड़के आस्था को किस चीज के लिए इनवाइट करने वाले हैं। लेकिन अब जैसे ही ये पता चला कि पार्टी कहीं और है, रश्मि थोड़ी सी असमंजस में पड़ गई थी। फिलहाल उसने कुछ नहीं बोला और आस्था की ओर देखकर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, आस्था देखो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ध्रुव और आहान तुमसे कितना अटैच हो गए, इसलिए तुम्हें उनकी पार्टी में तो आना ही पड़ेगा। और हाँ नानी माँ आप भी जरूर आएंगी, आप सब भी अपनी फैमिली के साथ जरूर आइए। अब जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने ये कहा, नानी माँ बोली, ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो हम सब पार्टी में जरूर आएंगे। तब रश्मि ने मुस्कुराकर नानी जी को गले से लगा लिया था और ध्रुव खुश होकर बोला, ये हुई ना बात नानी माँ, आप रियली बहुत स्वीट है।
और ड्राइवर आज रात को ठीक 8 बजे आप लोगों को पिक करने के लिए यहाँ आ जाएगा, तो आप सब रेडी रहिएगा। ऐसा बोलकर जल्दी ही वो लोग वहां से विदा लेकर जाने लगे थे। लेकिन आहान ने लास्ट में बचा हुआ एक पराठा भी अपने हाथ में ले लिया था और कहने लगा, मैं इसे घर जाते हुए रास्ते में खा लूंगा, अगर मुझे भूख लगेगी तो। आहान की इस तरह की हरकत से एक बार फिर सब मुस्कुरा दिए थे और जल्दी ही वह लोग वहां से निकल चुके थे। उन तीनों ने आस्था और उसकी नानी को इतनी इतनी इम्पोर्टेंस थी, इसलिए आस्था के चेहरे पर आज एक अलग ही तरह की मुस्कुराहट थी, क्योंकि वह बहुत स्पेशल फील कर रही थी। तभी सीमा ने अपनी बेटी प्रियंका का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा था और बोली, देखा तूने किस तरह से इस लड़की ने कुछ दिनों में ही उन लोगों पर कैसा जादू चलाया। वह लोग उसे बुलाने के लिए यहाँ तक चले आए, लेकिन मुझे लगता है कि इसका पति इसे कुछ खास पसंद नहीं करता है, इसीलिए तो वह इससे मिलने तक नहीं आया, और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वह इसे अलग भी हो जाएगा। एक तेरी मत मारी गई थी कि तू इतने बड़े घर का रिश्ता छोड़कर भाग गई। अगर तुझे कोई और ही पसंद था तो क्या तो हमें पहले नहीं बता सकती थी। ये बोलते हुए सीमा जी अपनी बेटी को डांटने लगी, लेकिन जब से उनकी बेटी ने उन्हें ये बताया कि उसने भी कोई फटीचर को अपने लिए पसंद नहीं किया है, बल्कि वह भी शहर का काफी अमीर आदमी है, तो सीमा जी इस बात से संतुष्ट थी और अपनी बेटी को उन्होंने शादी से भगाने के लिए माफ भी कर दिया था। और वैसे भी वास्तव में वो भी अपनी बेटी की शादी तो वहां करवाना ही नहीं चाहते थी, क्योंकि अरमान के एरोगेंट बिहेवियर के बारे में पूरा शहर जानता था। हर रोज आए दिन अरमान के एरोगेंट बिहेवियर के चर्चा अखबारों में आते रहती थी, लेकिन आज तक अरमान सिंघानिया को ढंग से किसी ने नहीं देखा था, केवल कुछ एम्प्लॉयज के ही द्वारा, और उसकी शादी में भी अरमान की तरफ देखने की किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। और शादी में भी उन्होंने हल्की फुल्की झलक ही अरमान की देखी थी, क्योंकि प्रियंका के भागने पर वो उसे ढूंढने में ही लगे हुए थे। प्रियंका एक्साइटेड होकर बोली, अरे मॉम ये सब छोड़िए, आप ये बताएं कि आप आज रात को पार्टी में क्या पहनेगी। इन अमीर लोगों की तो पार्टी भी बड़ी ही शानदार होती है, आप देखना मैं सबसे खूबसूरत दिखूंगी। ऐसा बोलकर प्रियंका इतराने लगी थी और जल्दी ही पार्टी के तैयार होने के लिए वह ब्यूटी पार्लर की ओर माँ बेटी रवाना हो चुकी थी। वही आस्था बेचारा सा मुंह बनाकर अपनी नानी माँ से बोली, नानी माँ ध्रुव जी हमें पार्टी के लिए इनवाइट करके तो चले गए, लेकिन हम पार्टी में क्या पहनेंगे, हमारे पास तो केवल 2 ही जोड़ी कपड़े हैं, और गांव से तो हम अपने लिए ज्यादा कपड़े भी लेकर नहीं लाए हैं। तब नानी माँ ने मुस्कुराते हुए आस्था की ओर देखकर बोली, तू परेशान मत हो, आ मेरे साथ। ऐसा कहकर नानी माँ जल्दी ही अपने पुराने से बक्से के पास से यानी संदूक के पास आस्था को ले गई थी और आस्था से प्यार भरी आवाज में मुस्कुराते हुए बोली, इसमें तेरे लिए कपड़े हैं, आज तुझे हम अपने हाथों से तैयार करेंगे। ऐसा बोलकर नानी माँ मुस्कुराने लगी थी। वहीं दूसरी ओर आहान और ध्रुव जल्दी ही सिंघानिया मैंशन पहुंच चुके थे। सिंघानिया मैंशन में ऑलरेडी आकाश, टाइगर और अरमान मौजूद थे। सुमित को भी उन्होंने फोन कर दिया था और साथ ही साथ उन्होंने उन सब के सामने ऐलान किया था कि वह हम दोनों आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं। आज शाम को हमने पार्टी रखी है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग उस पार्टी में आए। अब जैसे ही आहान और ध्रुव ने सिंघानिया मैंशन में जाकर पार्टी के बारे में बताया, सभी असमंजस से उन्हें देखने लगे, जैसे किसी बेवकूफों को देख रहे हों, क्योंकि सबको लग रहा था कि कोई ये दोनों कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। तभी दादाजी मायूस होते हुए जाने लगे, उठकर वहां से जाने लगे थे, लेकिन आहान ने तुरंत जाकर दादाजी को पीछे से गले से लगा लिया था और उनसे बोला, दादाजी प्लीज आप भी पार्टी में जरूर आइए, देखिए ना घर में कैसा माहौल हो गया है, सब कुछ कितना सूना सूना सा लग रहा है, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, और शायद आप लोग भूल रहे हैं आज ध्रुव का जन्मदिन है, लेकिन किसी ने उसे विश तक नहीं किया है। तब दादाजी कुछ सोचते हुए ध्रुव की ओर देखकर बोले, लेकिन तेरा जन्मदिन तो 18 अगस्त में आता है ना, तो तू आज कौन सा जन्मदिन मना रहा है। अब दादाजी ने जैसे ही ये कहा, ध्रुव और आहान दोनों ही सकपका से गए थे। अब वह उन्हें क्या बताएं कि उन्होंने ये अचानक झूठे बर्थडे का प्लान क्यों बनाया है। लेकिन तभी ध्रुव बातें बदलते हुए बोला, अंडरस्को दादाजी प्लीज मेरा बर्थडे आज का ही है, और जो बर्थडे मेरा अगस्त में आता है वह सिर्फ
कागजों वाला दिखावे बर्थडे है। रियल बर्थडे तो मेरा आज ही है। और आप जानते हैं, मैंने आज तक सिर्फ कागजों वाला बर्थडे ही मनाया है। लेकिन जो मेरा रियल बर्थडे है, वह मैंने कभी नहीं मनाया है, लेकिन आज मैं अपना रियल बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। वेट अब ध्रुव की बात सुनकर सभी चुप हो गए थे। ध्रुव ने एक ही सांस में ये सारी बातें बोली थी। उसके बाद गहरी सांस लेने लगा। ऐसा लगने लगा था मानो कि ना जाने ध्रुव ने कौन सी जंग जीत ली हो। तभी दादाजी मुस्कुराते हुए उसके पास आए, उसके सर पर प्यार से हाथ रखकर बोले, अंडस्को हैप्पी बर्थडे बेटा, लेकिन माफ करना हम तेरी पार्टी में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारा दिल ही नहीं कर रहा कि हम किसी भी पार्टी वगैरह को अटेंड करें। दादाजी की बात सुनकर ध्रुव इमोशनल होकर और बोला, अंडस्को दादाजी प्लीज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं इस दुनिया में अगर मेरा अपना यहाँ कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही हैं। अगर आप लोग मेरी पार्टी में नहीं आएंगे तो मैं भी पार्टी नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर ध्रुव एक तरफ मुंह करके खड़ा हो गया था। वही आहान मन ही मन में ध्रुव की एक्टिंग की दाद दे रहा था। आंखों ही आंखों इशारों में उसे कह रहा था, वाकई तू तो मुझसे भी ज्यादा ड्रामेबाज निकला, कौन कहेगा। तू एक फेमस हॉट सर्जन है, जबकि तेरी हरकतें तो अभी तक बच्चों जैसी ही है। फिलहाल तब दादाजी ध्रुव की ओर देखकर अपनी सहमति देते हुए बोले, ठीक है बेटा, अगर हमारे आने से तुझे खुशी मिलेगी तो ठीक है, हम जरूर आएंगे शाम को तेरी पार्टी में। लेकिन तू पार्टी कहाँ कर रहा है? ध्रुव आहान की ओर देखने लगा और आहान तुरंत बोलना पड़ा और कहा, दादाजी सबसे खूबसूरत जगह तो एक ही है, वह है आकाश भाई का विला। हम अपनी पार्टी आकाश भाई के विला में करेंगे। ऑलरेडी मैंने पार्टी की अरेंजमेंट करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया है, वह शाम तक सारे तैयारी भी कर देंगे। अब जैसे ही आहन ने ये कहा, अंडस्को आकाश उन्हें घूर कर देखने लगा था और मन ही मन में बोला, इन्हें पार्टी मेरे विला में करनी है और मुझे ही पता नहीं है कि मेरे विला में आज शाम पार्टी है। कमाल है, ये दोनों पता नहीं अब कौन सा खुराफाती आइडिया चल रहा है इन दोनों दिमाग में। लेकिन वह दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि आकाश कभी भी उन्हें पार्टी करने के लिए मना नहीं करेगा, तो इसीलिए आकाश ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा और खामोश ही रहा। और तब ध्रुव ने आहान को इशारा किया। आहान ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और एक एक करके सबके पास जाने लगा और आकाश पास जाकर नजरें चुराते हुए बोला, आकाश भाई, आपके विला में पार्टी है तो ओबियसली आप तो आएंगे ना। जैसे ही आहान ने ये कहा, आकाश केवल घूरकर देखने लगा। आहान जल्दी से सुमित के पास गया, खुश होते हुए बोला, सुमित भाई, आप भी आएंगे ना पार्टी में? तब सुमित ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी। तभी आहान सीधा अरमान के सामने जाकर खड़ा हो गया। हालांकि अरमान से गुस्सा था, लेकिन अभी फिलहाल उन लोगों ने अपना गुस्सा साइड में रखकर आस्था और अरमान को मिलवाने के लिए एक छोटी सी कोशिश की थी। तो इसीलिए उसने अरमान की और बिना देखे कहा, भाई क्या आप भी आएंगे पार्टी में? अब जैसे ही आहान ने थोड़ा सा सर झुकाकर धीमे स्वर में अरमान से ये पूछा, अरमान ने बिना किसी इमोशन के कहा, नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं आऊंगा। तुम लोगों को जो पार्टी करनी है करो। ऐसा बोलकर अंडस्को अरमान अपने कमरे की ओर जाने लगा था। ध्रुव टाइगर की ओर देखकर बोला, टाइगर भाई, आप तो आएंगे ना पार्टी में? तब टाइगर ने भी तुरंत जवाब दिया, नहीं, अगर किंग नहीं आएंगे तो मैं वहां आकर क्या करूंगा। ऐसा बोलकर टाइगर एक कॉल करने के लिए बाहर चला गया था और अरमान अब सीडीओ से चलते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगा था। तभी उसे ध्रुव की आवाज आई, दादाजी एक और बात तो हम आपको बताना ही भूल गए, पार्टी में हमने आस्था भाभी को भी इनवाइट किया है। भाभी भी आज शाम पार्टी में आएंगी। अब दादाजी ने जैसे ही ये सुना, अंडस्को वह मुस्कुराने लगे थे। वहीं अरमान जो कि अपने कदम बढ़ाकर ऊपर अपने कमरे की ओर जा रहा था, जैसे ही उसके कानों में ध्रुव की आवाज सुनाई दी तो उसके कदम वहीं रुक गए थे, जिसे आहान और ध्रुव ने देख लिया था। लेकिन अरमान को नजरअंदाज करते हुए वह दादाजी को मुस्कुराते हुए दादाजी से बताने लगे, दादाजी, भाभी को हमने खुद पर्सनली जाकर इनवाइट किया है, भाभी भी पार्टी में जरूर आएंगी। अब दादाजी भी मुस्कुराने लगे, खुश होते हुए उनकी पीठ थपथपाते हुए बोले, शाबाश मेरे बच्चों, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वैसे भी जब से आस्था बिटिया गई है, मेरा बहुत मन कर रहा है उसे देखने का। हालांकि उसे गए 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन ऐसा लगने लगा है जैसे बरसों से बिटिया यहाँ से चली गई है।
ऐसा बोलकर दादाजी उदास से हो गए थे। लेकिन अरमान कुछ पल रुकने के बाद सीधा अपने कमरे में चला गया था। उसके कानों में ध्रुव की आवाजें ही गूंज रही थी कि आस्था भाभी पार्टी में आने वाली है। जल्दी ही वह सब लोग वहां से चले गए थे। आकाश ने सुमित को भी बता दिया था कि किस तरह से एक शार्प शूटर को अरमान को मारने के लिए सुपारी दी गई है। तो अरमान के आसपास सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और टाइगर के कानों में भी ऑलरेडी ये बात जा चुकी थी। तो वह लोग टाइगर की तरफ से बेफिक्र थे क्योंकि टाइगर तो साए की तरह अरमान के साथ ही रहता था। वेल, अब जल्दी ही ध्रुव आहान जल्दी से आकाश के खूबसूरत और शानदार विला में पहुंच चुके थे। ध्रुव और आहान ने रश्मि को जानबूझकर इस बात के बारे में नहीं बताया था कि वह पार्टी कहीं और नहीं बल्कि आकाश के विला में कर रहे हैं। रश्मि ने आज तक कभी भी आकाश का विला नहीं देखा था। वेल, वही दूसरी और रश्मि ने आस्था से बोल दिया था कि पार्टी में वह उसके साथ ही चलेगी। तब तक वह रेडी रहे और ड्राइवर के साथ वह उसे पिक कर लेगी। तो कहीं ना कहीं सब लोग पार्टी की तैयारी करने लगे थे और अच्छे से तैयार होने लगे थे। वही अरमान सिंघानिया बेचैनी से अपने कमरे में टहलने लगा था और इन द लास्ट उसने डिसीजन ले लिया था कि वह भी अब इस पार्टी में जाएगा। वेल, आकाश का खूबसूरत विला जिसे ओपन करते ही ठंडी ठंडी हवाएं फूलों में से आती खुशबू सीधा शरीर को लगा करती थी और फूलों की महकी सी खुशबू चारों तरफ बस जाया करती थी। आकाश का विला कम फूलों का गार्डन ज्यादा लगा करता था। आते ही खूबसूरत फूलों के गार्डन में से होते हुए आकाश का खूबसूरत बड़ा ही प्यारा बड़ा सा हॉल था। पूरे के पूरे हॉल में बर्थडे स्टिकर वगैरह लगाए गए थे। बहुत ही खूबसूरत सा अरेंजमेंट किया गया था। इतना ही नहीं, डांस फ्लो के लिए अलग से एक डांस स्टेज तैयार की गई थी। साथ ही साथ एक छोटा सा ड्रिंक बार लगाया गया था और चारों तरफ बड़े ही स्वादिष्ट पकवान रखे गए थे। यह एक तरह से बड़ी ही शानदार और बहुत बड़ी दावत होने वाली थी। सभी ऑलरेडी आकाश और सुमित तो विला में पहुंच चुके थे। चारों तरफ बड़ी ही अच्छी चल पहल थी। ध्रुव और आहान भी काफी अच्छे से तैयार हुए थे और दादाजी तो बेसब्री से बस आस्था के आने का इंतजार था। वही टाइगर अरमान के साथ सिंघानिया मेंशन में था। हालांकि आकाश के विला की दूरी ज्यादा नहीं थी, बहुत ही कम दूरी थी। लेकिन जैसे ही अरमान तैयार होकर सूट बूट पहनकर वहां आया और टाइगर ने अरमान को देखा तो वह चौंक गया। तभी टाइगर अरमान के पास जाकर खड़ा हुआ था और बोला, किंग हम कहीं जा रहे हैं। तभी अरमान ने सपाट लहजे में बोला, आकाश के विला चलो। इतना बोलकर अरमान जाकर कार में बैठ गया था। वही टाइगर कंफ्यूज हो गया था कि जब किंग ने मना कर दिया था कि वह पार्टी में नहीं जाएंगे तो अचानक से उन्होंने अपना डिसीजन क्यों बदल लिया। क्योंकि आज तक टाइगर ने ऐसा कुछ नहीं देखा था कि अरमान को अपना डिसीजन बदलना पड़े। आज पहली बार अरमान वो काम कर रहा था जिसे वह मना कर चुका था। तो टाइगर पूरी तरह से हैरान था और साथ ही साथ सोच रहा, ऐसी क्या मजबूरी है या फिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से किंग ने अपना फैसला तक बदलने पर मजबूर हो गए हैं। वेल, टाइगर को ये नहीं पता था कि आस्था पार्टी में आने वाली है, क्योंकि जिस वक्त ध्रुव ने ये बोला था कि आस्था को भी पार्टी में इनवाइट किया गया है, उस वक्त आहान ने आस्था के बारे में ये बताया था कि पार्टी में आस्था आने वाली है। तब टाइगर कुछ जरूरी कॉल करने बाहर चला गया था। वेल, 10 से 15 मिनट की दूरी तय करने के बाद अरमान जल्दी ही आकाश की के विला में पहुंच चुका था और अरमान वहां जैसे ही गया, वहां का नक्शा एकदम बदल चुका था। बड़ी ही खतरनाक और मिस्टीरियस सी वाइब अरमान में से आया करती थी। वहीं आहान ने जो कि मलिशिका का साथ साथ टीना और कितने सारे ग्रुप की लड़कियों को वहां बुलाया था ताकि वह पार्टी में मौज मस्ती कर सके। वैसे भी आहान को तो बहाना चाहिए होता था अपने कॉलेज के सभी हॉट लड़कियों को पार्टी में बुलाने का, ताकि वह उन सब के बीच में अपना एक चार्म क्रिएट कर सकें। तो इसीलिए जल्दी ही कितनी सारी लड़कियां उस वक्त वहां पार्टी में मौजूद थी और जैसे ही उन सब की नजरें अरमान सिंघानिया पर पड़ी, जो थोड़ी देर पहले वह आहान और ध्रुव के इर्द गिर्द मंडरा रही थी, वह सब अब एक एक करके अरमान सिंघानिया की ओर देखने लगी थी।